400 कबल मसीह तपते सहरा में बर्फ बनाने और जमाने का शानदार सिस्टम होता था। दुनिया के गर्म तरीन सहराई इलाके में सादा पानी से बर्फ जमाई जाती थी और खाई भी जाती थी। दुनिया के गर्म तरीन सहराई या संगलाख इलाकों में बड़े बड़े गुंबदों वाली इमारतों में कोल्ड स्टोरेज और बर्फ बनाई जाती थी। और इससे भी बढ़कर ये कि आजकल के एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स की तरह विंड कैचर होते थे जो ठंडी हवा भी देते थे, जिनसे निकलने वाली ठंडी हवा पूरे घर को ठंडा कर देती थी। तो चलें बताते हैं कि आखिर ये होता कैसे था, इसका तरीकाकार क्या था, यक्षल और विंड कैचर होते क्या थे। ईरानी सहराई इलाकों में आज के दौर में भी जमाना कदीम के बड़े बड़े गुंबदनुमा मुकाम देखे जा सकते हैं। ये किसी मजहब की रिवायती निशानी नहीं है, बल्कि इनमें पानी से बर्फ बनाई जाती थी। पर्शियन या फारसी लैंग्वेज में यक्षल का मतलब होता है आइस पिट। यक का मतलब आइस और शैल का मतलब पिट यानी कि गहरा गड्ढा। ये गुंबदनुमा इमारतें यक्षल ईरान, मिस्र समेत कई इलाकों में अब भी मौजूद हैं। यज़्द में ऐसे गुंबदनुमा बड़े बड़े कमरे आज भी देखे जा सकते हैं। इस शहर में मौसम इंतहाई गर्म रहता है, जुलाई में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा पहुंचता है। आपने किंगडम ऑफ हेवन मूवी तो देखी होगी। किंगडम ऑफ हेवन मूवी के एक सीन जिसमें कदीम लोगों को बर्फ निकालते दिखाया गया। सहराई इलाकों में बर्फ एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी। यही गुंबदनुमा इमारतें सहराई इलाकों में बर्फ बनाने और स्टोर करने का सबसे अहम जरिया होती थी। सहराई इलाकों में ये वही तरीका है जिसमें आइस इस गुंबदनुमा आइस पिट्स में बनाई और स्टोर की जाती थी। इसके अंदर इंतहाई निचली सतह पर स्टोरेज सिस्टम बनाया जाता। इसके साथ साथ ऐसी आइस पिट या यक्षल में इस्तेमाल होती थी जहां खुराक को स्टोर किया जाता था। इन यक्षल्स की मदद से खुराक को कई सालों तक भी स्टोर किया जा सकता था। यक्षल को कई खास मटेरियल्स को मिलाकर बनाया जाता था। इन गहरे गढ़ों या पिट्स को हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, रेत, चिकनी मिट्टी, अंडों की सफेदी, बकरियों भेड़ों के बाल, लेमन जूस, राख से तैयार किया जाता था। आइस पिट्स की दीवारें 2 मीटर तक चौड़ी होती हैं। सख्त गर्मी के मौसम में इन आइस पिट्स को मिट्टी की थिक लेयर से लेप भी किया जाता है ताकि सूरज की गर्मी से इनको इंसुलेट किया जा सके और गर्मी से बचाया जा सके, जिसकी वजह से इसके अंदर का दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस शुरू होता है। ठंडी हवा इसकी बेस से दाखिल होती है और नीचे तक जाती है। इसी दौरान टॉप साइड से हीट बाहर भी निकलती है। यक्षल में बर्फ जमाने और बनाने का तरीकाकार भी इंतहाई दिलचस्प होता था। इस आइस पिट के आसपास पानी की एक ड्रेन या कनात के जरिए पानी हासिल किया जाता और वो एक छोटे से तालाब में जमा किया जाता। कुछ इंच तक पानी जमा होने के बाद इसको सारी रात छोड़ा जाता। सर्दियों की इंतहाई सख्त सर्द रात में जब सहराई इलाकों में सर्दी शदीद होती है, ये पानी बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाता। सुबह सवेरे चंद मजदूर इकट्ठे होकर इस बर्फ को तोड़ते और इसको उठाकर इस आइस पिट के इंतहाई गहरे गड्ढे के अहम हिस्से में रख देते। खास मौसम में मजदूरों का ये रोजाना का मामूल होता था। यक्षल के अंदर जाने के अमूमन 2 रास्ते होते थे। एक एंट्रेंस पिटफॉल और फ्रोजन एरिया में होती, दूसरी एंट्रेंस जनूबी हिस्से की तरफ होती। इन यक्षल में जमा की गई बर्फ तकरीबन पूरा साल भी इस्तेमाल की जाती। इन यक्षल में कई ऐसे भी होते थे जहां सिर्फ अशराफिया के लिए साफ बर्फ जमाई जाती थी, जबकि आम अफराद या आम अवाम के लिए भी आइस पिट्स बनाए गए थे जहां पे लोग सख्त गर्मी के मौसम में बर्फ हासिल करते थे। कहा जाता है इस तरह के आइस पिट्स ईरानी इलाके कुम में भी बनाए गए। इस तरह के 120 के करीब पिट्स आज भी ईरान में दिखाई देते हैं। लेकिन इन आइस पिट्स के साथ विंड कैचर भी बनाए जाते थे। ये विंड कैचर आजकल के हिसाब से एसी या एयर कंडीशन का काम करते थे। ईरानी शहर यज़्द में आज भी इस विंड कैचर सिस्टम के तहत कुदरती एयर कंडीशन का काम लिया जाता है। इंडिया के राजस्थान में भी कुछ अरसा कबल बनाया जाने वाला स्कूल बिल्कुल इसी तरीकाकार के तहत बनाया गया, जहां पर तपते सहरा में हर क्लासरूम ठंडा होता है। यक्षल तकरीबन 1960 तक किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल होते रहे, मगर फिर इस्तेमाल में आने बंद हो गए। इसकी वजह यह थी कि जो बर्फ इससे तैयार की जाती थी वो ज्यादातर डस्ट से अटी होती थी, जबकि इस दौर में नए रेफ्रिजरेटर्स जो इलेक्ट्रिक और केरोसिन ऑयल से भी चल सकते थे, वो बड़े पैमाने पर मार्केट्स में दस्तयाब भी हो गए। ईरान में सबसे बड़े विंड कैचर 14वीं सदी के हैं,
لیکن 5ویں صدی کے فارسی شاعر ناصر خسرو کی تحریروں میں بھی ونڈ کیچر کے حوالے موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایران اور مصر کے درمیان باقی تنازعات کی طرح ایک تنازع یہ بھی ہے کہ مصر کہتا ہے کہ ونڈ کیچر ہماری ایجاد ہیں، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوریجن سے۔ دونوں کے درمیان ونڈ کیچر کے اوریجن پر تنازع کئی اشروں سے جاری ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اینشینٹ سیویلائزیشن برف جمانے اور برف کو سٹور کرنے کے طریقے سے آگاہ تھی؟ انہیں کیسے پتا تھا کہ ایسے سٹرکچر بنائے جائیں تو برف جم سکتی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی حاصل ہو سکتی ہے اور برف کو ایک لمبے عرصے تک سٹور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے بہترین آئیڈیاز آخر آئے کہاں سے؟